गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हमारा इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 चला हुआ है जिसका नेम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हम स्टडी कर चुके हैं इससे लास्ट वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में वो है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कि डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग किससे है? डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और ये जो एग्रीगेट डिमांड है इसका रिलेशन किससे रहेगा? हमारा ये रहेगा एक्सपेंडिचर से। कि जब भी हम इसकी बात कर रहे होंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है वो एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं कम हो रहे हो। तो यहां पर आप देखिए कि डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या सिचुएशन है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड मींस कि जहां पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा हो, तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। कि जो एग्रीगेट डिमांड हमें फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए चाहिए, अगर एग्रीगेट डिमांड उस लेवल से कम हो जाए तो हम उसको कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो यहां एक तरह से जैसे अगर हम एक स्टडी करें, हमने ग्राफ स्टडी किया था कि ग्राफ में हमने देखा था कि एग्रीगेट्स ये जो लाइन होती है ये इनकम को शो करती है और इनकम इज क्योंकि इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो यहां पर ये लाइन एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड थी, ये लाइन थी हमारी एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड, जिसमें कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर भी है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी है, दोनों को मिला के थी। और ये वो लाइन थी जो एग्रीगेट डिमांड था जो हमें फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड होता है। कि इस लाइन पे जब हमारे एग्रीगेट डिमांड ये हो तो इस लेवल पे फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को स्ट्रक ऑफ करते थे वो हमारे लिए पॉइंट होता था इक्विलिब्रियम का। तो हमारे पास पॉइंट क्या है कि जो लाइन हमने एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड देखी, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड उस लेवल से कम आती है तो वहां पर क्या होगा? अगर उससे कम होती है एग्रीगेट डिमांड, इट मींस वी आर नॉट यूजिंग आवर रिसोर्सेज प्रॉपरली। तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यानी कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारी जो कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट होती है उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो चुकी है। या एडी इज डेफिशिएंट कब होगा? व्हेन देयर इज अ एक्सेस कैपेसिटी। कि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जितनी भी है उस टाइम पे हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी थी, उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो जैसे एक डायग्राम की हेल्प से ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी के लिए आप सिर्फ यही क्लियर याद रखो कि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। कि जो हमें रिक्वायर्ड होती है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए एग्रीगेट डिमांड, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड जो प्लान एग्रीगेट डिमांड है वो उस रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से कम हो जाए तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। तो जैसे डायग्राम की हेल्प से देखिए कि ये हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये वो लाइन है जो शो कर रही थी कि इस लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये वो एग्रीगेट डिमांड है। और ये जो लाइन है ये हमारी इनकम को शो कर रही है, मीन्स एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रही है। तो हुआ क्या कि अगर किसी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड है उसमें कुछ कमी आ जाए, या एग्रीगेट डिमांड हमारी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो इससे कम आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो लाइन है ये शिफ्ट होकर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो हमारा होगा ये न्यू एग्रीगेट डिमांड होगा, यानी कि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड होगा। लेकिन इस लेवल पे क्या हो रहा होगा? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा होगा, या अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड कर भी हम इसको कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, इसको कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। और इस जो ये इस नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में या एग्रीगेट डिमांड में जो कमी आई है, उस पॉइंट के लिए यहां पर आएगा हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। तो इस केस में क्या होता है, जब ये रिक्वायर्ड लेवल से कम हो जाए हमारी एग्रीगेट डिमांड, तो हमारा जो ये पॉइंट था ये एग्रीगेट सप्लाई को स्ट्रक ऑफ करता है नए पॉइंट की तरफ जिसका नाम है जी। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो था हमारा ई, लेकिन अब जो हमारा पॉइंट है वो है जी। तो यहां इस केस में देखिए कि
पहले हम क्या करते थे, ओ वाई आउटपुट थी हमारी, यानी कि जीडीपी थी, वो पहले कितनी थी, यहां से यहां मीन्स ओ, यहां पर हम कुछ नेम दे देते हैं, ओ ए लिख देते हैं, ओ ए थी इससे पहले, यहां से यहां तक जीडीपी या हमारी इनकम। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में प्लान एक्सपेंडिचर में कमी आने की वजह से, प्लान एग्रीगेट डिमांड में कमी आने की वजह, प्लान एग्रीगेट डिमांड जो हमारी कम हुई है इस रिक्वायर्ड लेवल से, उसकी वजह से जो हमारी जो इक्विलिब्रियम आउटपुट हुई वो कितनी हुई, ओ बी हो गई। यानी कि इसमें कितना चेंजेस आया, यहां से लेके यहां तक का चेंजेस आया, यानी कि इतनी कमी हुई। ये जो कमी होती है इसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सिस। ये जो हुआ यहां पर क्या हुआ, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन रिसोर्सिस का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, इसको कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सिस। या और ये जो गैप आया हमारा कि इतनी जो ये कमी आई कि ओ ई और E1 नेम दे देते हैं हम, ई और E1 का जो ये डिफरेंस है इसको हम यहां पर डिनोट करते हैं डेफिशिएंट डिमांड से, या इसी को ही हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है कि डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्या क्रिएट करती है, डिफ्लेशनरी गैप। और ये क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन लैक ऑफ डिमांड लीड्स टू डिफ्लेशन प्रेशर। डिफ्लेशन प्रेशर कैसे कि देखिए, जैसे अब लो डिमांड होगी तो लो डिमांड की वजह से इन्वेस्टमेंट भी लो ही की जाएगी। कि जैसे अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं हो पा रही होगी तो उस कम डिमांड की वजह से इन्वेस्टमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग कम होने लगेगी। इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगी तो आउटपुट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो उसी के अकॉर्डिंग इनकम भी कम होगी, और इनकम कम होगी तो उसका रिजल्ट फिर वही कि लो एग्रीगेट डिमांड। तो इस तरह से डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन यहां पर आ जाएगी। और वो डिफ्लेशनरी गैप कहां से पता चलता है, वो लगता है इन दो के बीच के डिफरेंस से। अब बात ये आती है कि ये आपको ऐसे क्लियर हो ही गया होगा। अब पॉइंट ये आता है हमारे पास कि यहां पर अगर मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो ये हमारा ओ एक्स एक्सिस जिसपे हम इनकम या जीडीपी को शो करते हैं, ये हमारा ओ वाई एक्सिस जिसपे हम एग्रीगेट डिमांड को शो कर रहे हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये तो था मेजरमेंट कि हमने देखा कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में ये डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। अब बात करते हैं इसके रीजन क्या है कि ऐसा क्यों है कि एग्रीगेट डिमांड जो है हमारे जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से कम किस वजह से हो जाता है। तो ऐसा रीजन देखिए, जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी में दो तरह के एक्सपेंडिचर आए, एक आया हमारा कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर और एक आए हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर किसी वजह से हमारे प्राइवेट एक्सपेंडिचर कम होने लगे, यानी कि जो हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर है, कि अगर वो कम होने लगते हैं तो इसकी वजह से भी हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होकर नीचे की तरफ या आ जाता है या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहां पर आपने पॉइंट क्या ध्यान रखना, एमपीसी। अब एमपीसी क्या होती है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की चेंज इन इनकम में से आप कितना पार्ट क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। अगर ये एमपीसी डिक्रीज हो जाए कि अब इनकम में जो भी चेंज आता है उसमें से आपको बहुत कम, जितना पार्ट आप पहले यूज किया करते थे, कंज्यूम किया करते थे, आप उससे कम करने लग गए हो, तो क्या होगा, हमारे प्राइवेट कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, जिनको हम सी से डिनोट करते थे। इन एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड के नीचे की तरफ शिफ्ट होने का रीजन और क्या है, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का रीजन क्या हो सकता है कि हो सकता है कि उन दिनों जो इंडस्ट्रीज में अमाउंट इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न मिल रहे हैं, रिटर्न कम मिल रहे हैं, और सेम टाइम पे अगर हम इन्वेस्ट करने के बजाय उसको कहीं पर सेव करें, सेविंग में लगाएं, तो उससे हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता हो। यानी कि यहां दो रीजन हो सकते हैं कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट और हो सकता है कि डिक्रीज इन रिटर्न, कि जो रिटर्न मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, तो उसकी बजाय लोग क्या करने लगते हैं, इन्वेस्ट करने की बजाय उसको सेव करने लगते हैं। तो यहां इस केस में क्या है, जब वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको रिटर्न जो है वो बहुत कम मिल रहा है वहां से, तो वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं, जिनको हम आई से डिनोट करते हैं।
और उसकी वजह से ये शिफ्ट होके नीचे की तरफ आ जाता है हमारा प्लान एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड लेवल से। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास कुछ पॉइंट और ऐड हो जाते हैं, ये दो तो पॉइंट है ही, लेकिन इन 2 पॉइंट के अलावा एक पॉइंट आ जाता है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, कि जैसे आप बजट देखते हो, बजट में एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाता है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में किसी वजह से कमी कर दे तो उसकी वजह से भी हमारा ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ। इसके अलावा डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट कि अगर एक्सपोर्ट में कमी आ जाए तो वही बात है कि हम एक्सपोर्ट जब अगर हमें ज्यादा एक्सपोर्ट की सिचुएशन है तो ज्यादा एक्सपोर्ट की सिचुएशन में यहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही होगी, लेकिन अगर हमारी गुड्स के प्राइस ज्यादा हो जाए कि ड्यू टू हाई प्राइसेस कि फॉरेन कंट्रीज हमसे गुड्स परचेज नहीं करेंगे। रीजन क्या है? हाई प्राइसेस, कि हमारी गुड्स के जो प्राइस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट की बजाय कि फॉरेन कंट्रीज में वो ज्यादा है अदर गुड्स के कंपैरिजन में। इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो सकता है। एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो रहे होंगे, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कम हो रहे होंगे मीन्स। इसी तरह इंक्रीज इन इम्पोर्ट, कि हमारी जो गुड्स हैं उनके प्राइस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द गुड्स विच वी इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो उस केस में भी क्या होगा? हमारे यहाँ कि गुड्स का यूज कम हो रहा होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि रिटर्न नहीं मिल रहे होंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहां कम हो रहे होंगे क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन इंपोर्ट की केस में भी हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उन पे इफेक्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि ड्यू टू द इंटरनेशनल प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस, की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइस है वो हमारे प्राइस से कम है, इसलिए हम बाहर की गुड्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे और जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, जो प्लान एग्रीगेट डिमांड कर्व है, लाइन है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। उसके अलावा लास्ट जो पॉइंट हो सकता है, रीजन हो सकता है, वो है इंक्रीज इन टैक्स। अब अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी वो बहुत कम बचेगी। कि अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है, गवर्नमेंट टैक्स रेट अगर इंक्रीज करती है तो टोटल इनकम में से ज्यादातर तो टैक्स की फॉर्म में चला जाएगा और लोगों के पास पहले के कंपैरिजन में डिस्पोजेबल इनकम कम रह जाएगी। मीन्स लोगों के पास कंज्यूम करने के लिए अमाउंट कम बचेगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि लोग कम एक्सपेंडिचर करेंगे, चाहे वो कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर हो चाहे कोई और एक्सपेंडिचर हो, तो इसकी वजह से भी एक्सपेंडिचर में कमी आती है। तो ये रीजन है जिनकी वजह से क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड लेवल हमें एग्रीगेट डिमांड का चाहिए टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फुल एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, इन रीजन की वजह से ये एक्सपेंडिचर कम होने लगते हैं। और एक्सपेंडिचर कम होने लगते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है? जो हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम हो जाता है, जो इस ग्राफ में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपने ध्यान रखना, ये जो सिचुएशन होती है इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये जो यहां पर डिफरेंस आता है ये दिखाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या अंडर एम्प्लॉयमेंट की ऑफ रिसोर्सेज की सिचुएशन को बताता है। तो आपने इस पॉइंट का यहां पर ध्यान रखना है। अब इसकी आउटकम्स क्या होती है, कि आउटकम्स क्या होंगी, कि रिजल्ट क्या होंगे इस सिचुएशन के। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका कि कि इसका रिजल्ट मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप के बाद हमारे पास क्या इसके रिजल्ट आएंगे, वो है या इम्पैक्ट कहिए इनके। इम्पैक्ट में सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट पे कैसे पड़ता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट, कि हमें पता है कि जब एग्रीगेट डिमांड ही हमारी कम होगी तो उससे हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट जब हम कम करेंगे तो जब हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद जब हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो उसकी वजह से आउटपुट भी कम हो रही होगी। अब उसके बाद जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो पहले से ही हमारे पास स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक रह जाएगा। अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से क्या हो रहा होगा, एक तरफ तो प्राइस कम हो रहे होंगे। जब सामान हमारे पास ज्यादा है, लोग डिमांड ही ना कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, प्राइस कम होने लगते हैं, कि यानी फॉल इन प्राइस।
और फॉल इन आउटपुट ये आपको पता ही है। उसके अलावा जो इसका रीजन हो सकता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का लॉस होता ही है, वो किस फॉर्म में होता है कि प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक, कि अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, कि जितना रिक्वायर्ड था उससे कम यहाँ पर क्या हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हुए हैं, तो यहाँ पर अनडिजायर्ड स्टॉक बच जाएगा और अनडिजायर्ड स्टॉक लीड्स टू प्राइस क्रैशेस, कि उसकी वजह से प्राइस कम हो जाएंगे। तो प्राइस कम हो जाएंगे तो हमें पता ही है कि ज्यादा प्राइस है तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, और जब प्राइस में एकदम डाउन आ जाए तो उस केस में क्या होगा, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट कम हो रहे होंगे उस केस में प्रोड्यूसर को। तो यहां पर ये हमारा पॉइंट था कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप का भी पॉइंट आया। डिफ्लेशनरी गैप का हमने पॉइंट पढ़ा, इसके रीजन क्या थे, रीजन हमने देखे और उसका इम्पैक्ट क्या था वो भी हमने यहां पर जो है वो स्टडी किया है। तो डिफ्लेशनरी गैप, मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप कैसे होती है, डायग्राम में कैसे शो किया जाता है, क्या रीजन है, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, ये आज का टॉपिक था जो आपने करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एक्सेस डिमांड से रिलेटेड, की प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड।